का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन, इसके बारे में देखेंगे। ऑस्टियोलॉजी, कंकालों का अध्ययन। एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी, मानचित्रों का अध्ययन। न्यूमिस्टेटिक, सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, इसके बारे में देखेंगे। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। हार्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। ऑर्थेलोमोप्लोजी, आँखों का चिकित्सीय अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती, इसके बारे में देखेंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एवीकल्चर, पक्षी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों का पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी, इसके बारे में देखेंगे। इथियोलॉजी, रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। इथनोलॉजी, मानव जाति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? रक्त, इसके बारे में देखेंगे। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंटोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, इसके बारे में देखेंगे। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी, इसके बारे में देखेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी, पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, इसके बारे में देखेंगे। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी यानी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन। आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी, इसके बारे में देखेंगे। पौधे के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन
मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे, विज्ञान की शाखा, अध्ययन। एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधे का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे, एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। बायो इकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन। डेस्मोलॉजी शरीर रचना यानी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन लिगमेंट का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे, हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लेडर और अग्नाशय पैनक्रियाज के साथ उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन। जेरिएटेटिक्स बुजुर्ग ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। इसके बारे में देखेंगे, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरे के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी शरीर रचना शरीर के चीर फाड़ का अध्ययन। सरोविज्ञान लिम्नोलॉजी नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उसका अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। इसके बारे में देखेंगे, जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। प्राइमेटोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे, प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति इथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे, विज्ञान की शाखाएं संबंधित अध्ययन। आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी
मक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी, कुत्तों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारोलॉजी डैश का अध्ययन है। छिपकली, इसके बारे में देखेंगे। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी, इसके बारे में देखेंगे। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, कल्चर रिलेटिविज्म, यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियां एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी, इसके बारे में देखेंगे। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान, फार्माकोलॉजी, जड़ी बूटियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। जीवाश्मों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप विज्ञान, फिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों, इसके बारे में देखेंगे। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? कैंसर, इसके बारे में देखेंगे। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुशिरता, ऑस्टियोपोरोसिस, यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह, एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता, रीनल फेल्योर, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन, इसके बारे में देखेंगे। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन तथा इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन व ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने। इसके बारे में देखेंगे। ऑनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर। इसके बारे में देखेंगे। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टैक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? जैव विविधता। इसके बारे में देखेंगे। टैक्सोनोमी वर्गीकीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरम में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति स्पीसीज को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानव की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसके बारे में देखेंगे। बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों में मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतु के वर्गीकरण को वर्गीकी टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। इसके बारे में देखेंगे। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कोशिका सिद्धांत, संरचना, कार्य, सेल थ्योरीज, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, जिसका पहला टॉपिक है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रकीयों प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक झिल्ली। इसके बारे में देखेंगे। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्रोकैंद्रियां मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतः प्रद्रवयी जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। इसके बारे में देखेंगे। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। इसके बारे में देखेंगे। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है, जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग, प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। इसके बारे में देखेंगे। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 से 5 अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य। इसके बारे में देखेंगे। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 30S। इसके बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राककेंद्रकी कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, गलत विकल्प का चयन करने बोला गया है। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, यह कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के सभी सही हैं, तो इसको एक बार देख लेंगे। अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काव कहलाता है। इसके बारे में देखेंगे। प्राक केंद्र की कोशिका की प्रमुख विशेषताएं, ये अत्यधिक छोटे आकार की एक गुणसूत्रीय होती हैं। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाव कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिसकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो मोल। इसके बारे में देखेंगे। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो जूल के बराबर ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतर्द्रवी जालिका। इसके बारे में देखेंगे। अंतर्द्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रक कोशिकाओं यूकैरियोटिक सेल्स में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतर्द्रवी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? शल्की उपकला। इसके बारे में देखेंगे। शल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विवरण सीमा का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत कथन पूछा गया है। ऑप्शन ए है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल
का निर्माण होता है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन सी है श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यह कथन असत्य है, अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में देखेंगे, दिए गए कथनों में कथन 4 गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता बल्कि पाइरुवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण। इसके बारे में देखेंगे, कशेरुकी प्राणियों या जीवों के यकृत कोशिकाओं में एसईआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण या निमुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में 2 प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? प्रश्न 1 है कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? प्रश्न 2 है विभाजन बी कब और कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 1 का उत्तर है समसूत्री विभाजन, बी है अर्धसूत्री विभाजन। प्रश्न 2 का आंसर है युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बारे में देखेंगे, कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों यानी कि गेमेट्स के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं जर्म सेल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम। इसके बारे में देखेंगे, राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में देखेंगे, सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट बॉन कॉलिकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम। इसके बारे में देखेंगे, लाइसोसोम यह एक झिल्ली आवृत कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेसिस एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतः प्रद्रवयी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेता है। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। इसके बारे में देखेंगे, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उनके साथ साथ लाइसोसोम
भी अपने स्वयं के एंजाइमों द्वारा अपनी स्वयं की कोशिकाओं को पचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं, जिससे कोशिका को मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं होता है पूछा गया है विषाणुओं पर। बाकी के सभी ऑप्शन कवकों पर, जंतुओं पर तथा शैवालों पर स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत लागू होते हैं। इसके बारे में देखेंगे, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कॉर्क का निरीक्षण करके। इसके बारे में देखेंगे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। इसके बारे में देखेंगे, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो डैश में मौजूद होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। इसके बारे में देखेंगे, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी जीव द्रव कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में देखेंगे, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। इसके बारे में देखेंगे, कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपरागम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के
किस चरण का गठन करता है? मेटाफेज। इसके बारे में देखेंगे। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। इसके बारे में देखेंगे। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका के किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुट्टिकाओं यानी वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? गोल्जीकाय। इसके बारे में देखेंगे। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जीकाय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। इसके बारे में देखेंगे। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म, गोल, इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग्स कहा जाता है? लाइसोसोम। इसके बारे में देखेंगे। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 ईस्वी में की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइबोसोम डैश बनाते हैं? प्रोटीन। इसके बारे में देखेंगे। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतः प्रद्रवयी जालिका से जुड़ी रहते हैं। ये हरित लवण, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। इसके बारे में देखेंगे। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। लाइसोसोम।
इसके बारे में देखेंगे। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकांग को क्वलांत भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्वांत भी करता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन ए है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां यानी कि वैक्यूल्स पाई जाती है। यह कथन असत्य है, अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के कथन सभी सही थे, सत्य है, तो इसको एक बार देख लेंगे। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, बिल्कुल सही। जंतु कोशिकाओं में लवण नहीं पाए जाते हैं, यह भी कथन सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके बारे में देखेंगे। पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं आकार में पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं। जंतु कोशिकाएं प्रायः आकार में छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप में रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाते हैं? लसिका। इसके बारे में देखेंगे। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं पूछा गया है। ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। यह कथन असत्य है, अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के सभी सत्य हैं, तो इसको एक बार देख लेंगे। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामों कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि यानी गोनोड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। इसके बारे में देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला है अर्धसूत्री प्रथम, दूसरा है अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक। इसके बारे में देखेंगे। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंटिंग के अवयव अपने में समाहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। इसके बारे में देखेंगे। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक की कोशिका की क्रियाकलापों की नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम।
इसके बारे में देखेंगे। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम। इसके बारे में देखेंगे। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुवे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। इसके बारे में देखेंगे। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजन होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? न्यूरॉन। इसके बारे में देखेंगे। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल। इसके बारे में देखेंगे। कोशिका यानी सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्जिकाय, कनाभ सूत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम। लवक। जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं होता है पूछा गया है। विषाणु। बाकी के सभी ऑप्शन जैसे जीवाणु, शैवाल तथा कवक पर कोशिका सिद्धांत लागू होते हैं। इसके बारे में देखेंगे। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडॉल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरोइड तथा प्रोशंग यानी कि प्रियोन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न को सुमेलित करें। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में देखेंगे। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक।
इसके बारे में देखेंगे। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसी प्रोटीनों की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम हैं और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित हैं। नाभिकीय जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिकीय सेल का नियंत्रक केंद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज, इसके बारे में देखेंगे। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं यानी जर्म सेल्स के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं यानी सोमेटिक सेल्स में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती है। सूत्री विभाजन कोशिका के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका यानी कि डिवाइडिंग सेल्स के गुणसूत्र मध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पादप कोशिका प्लांट सेल। निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल और ये साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियर वैक्यूल्स। संदर्भ सेल वॉल कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियर केंद्रक, वैक्यूल्स राजधानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जड़। इसके बारे में देखेंगे। चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप के जड़ों में पाई जाती है। कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। जल, इसके बारे में देखेंगे। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बारे में देखेंगे। पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधे के शरीर में जैसे कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। इसके बारे में देखेंगे। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन्स से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं जिनके मध्य लेमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में देखेंगे। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर
से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आवंध कोशिकांगों को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में देखेंगे, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? रसधानियों में। इसके बारे में देखेंगे, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना है। पादप कोशिकाओं में रसधानियां जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी एक रिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक। इसके बारे में देखेंगे, हरित लवक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? लवक। इसके बारे में देखेंगे, लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुवाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? कोशिका भित्ति। इसके बारे में देखेंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, T4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। इसके बारे में देखेंगे, आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद T4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र यानी रसधानी जालिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? अवर्णी लवक। इसके बारे में देखेंगे, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आवंध कोशिकांग लवक प्लास्टिड्स के 3 प्रकार होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री स्टार्च, प्रोटीन और सेल यानी वसा कणिकाओं का संग्रह करता है। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक हैं जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से यानी पार्क स्लाइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है?
ऑप्शन बी पत्ती और प्रारोहों में। इसके बारे में देखेंगे, चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका पत्तियों और प्रारोहों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुतक कोशिकाएं यानी एरिनकाइमा सेल्स डैश में पाई जाती है। जलकुंभी। इसके बारे में देखेंगे, वायुतक कोशिकाएं यानी एरिनकाइमा सेल्स जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंघारा आदि में पाई जाती है। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश यानी गैप होते हैं तथा उनमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरते रहता है, उन्हें वायुतक कहते हैं। इन वायुतक को वायुकोष्ठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,